भारत की 7 प्राचीन नागरियों में से एक उत्कल यानी कि श्री जगन्नाथ पुरी धाम हिंदू धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण और दिव्य स्थान है, जहां भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है। 1800 साल से भी ज्यादा प्राचीन ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिसे पुराणों में धरती का वैकुंठ धाम कहा गया है। तो फोन को साइड में रख के आराम से बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको जगन्नाथ पुरी धाम की यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी के साथ जगन्नाथ मंदिर के इतिहास और मान्यताओं के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही जगन्नाथ देव धाम से जुड़ी हुई ऐसे फैक्ट भी बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद नास्तिक भी आस्तिक में बदल जाएंगे। भगवान में आस्था, श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भक्तों की भक्ति और भी ज्यादा अटूट हो जाएंगे। जगन्नाथ देव के बारे में कहा जाता है कि जिनका बुलावा आते हैं, सिर्फ वही भाग्यशाली भक्त श्री जगन्नाथ धाम आ पाते हैं। आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपका भी बुलावा आ चुका है। तो चलिए जय जगन्नाथ की जयकार के साथ ये यात्रा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप पुरी जगन्नाथ धाम कैसे पहुंचेंगे। आपको इंडिया का हर एक बड़े रेलवे स्टेशन से पुरी के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएंगे। और अगर बात करें बाई एयर आने की, तो आपको पहुंचना पड़ेगा भुवनेश्वर की बीजू पट्टनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और फिर आपको यहां से बस मिल जाएगा, जो कि आपको 80 से 100 रुपए के अंदर किराया लेने वाले हैं, जिसके बदले में आपको पुरी तक छोड़ देंगे। या फिर आप प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं, जो आपको 1000 से 1500 रुपए के अंदर चार्ज करने वाले हैं। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पसंद है, तो आप भी बड़े आसानी से अपनी खुद के गाड़ी को ड्राइव करके यहाँ तक आ सकते हैं। मगर हम लोग पुरी पहुँचे थे शालीमार पुरी सुपरफास्ट ट्रेन पकड़ के, जो कि हमें 8 घंटे के अंदर कलकत्ता से पुरी पहुँचा दिया था। और इस ट्रेन का स्लीपर का टिकट का प्राइस है 415 रुपए पर पर्सन, 3 टायर एसी का है 1100 रुपए पर पर्सन, और 2 टायर एसी का है 1490 रुपए पर पर्सन का। और सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले ये हम लोगों को हमारे डेस्टिनेशन पुरी तक पहुंचा दिया था। और स्टेशन पहुंच के सबसे पहले हम लोगों ने 250 रुपए में एक ऑटो बुक कर लिए थे, जो कि हम लोगों को 10 मिनट के अंदर हमारे होटल रेनेसा इन में पहुंचा दिया था। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये होटल काफी सुंदर भी है और साफ सुथरा भी है। मगर हम लोगों ने ये होटल बस एक दिन के लिए लिया है, क्योंकि ये होटल जगन्नाथ देव के मंदिर से बस 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में है, और हमें पहला दिन ही भगवान जगन्नाथ देव के दर्शन करने हैं। और इस होटल को हम लोगों ने बुक किए थे गोवाई बिबो से, जो कि हम लोगों को पड़ा था 1500 रुपए पर नाइट के हिसाब से। हाँ, अगर आप बीच के आसपास रहने का सोच रहे हैं, तो ये होटल बुक मत कीजिए, क्योंकि ये होटल बीच से काफी दूर है, मगर ये जगन्नाथ देव के मंदिर के पास पड़ते हैं। तो इसीलिए अगर आप बीच के आसपास रहने का सोच रहे हैं, तो हम लोग कल जो होटल में जाने वाले हैं, वो वाला होटल आप ट्राई कर सकते हैं। 1-2 घंटे के अंदर हम लोग रेडी होके निकल पड़े थे जगन्नाथ देव के दर्शन करने के लिए। मगर धूप बहुत ज्यादा था, इसलिए हम लोगों ने पैदल चलने की जगह ई रिक्शा बुक कर लिए थे, जो कि हम लोगों को थोड़ी ही देर में श्री जगन्नाथ देव के मंदिर के पास जाके छोड़ दिया। श्री जगन्नाथ देव मंदिर के अंदर गैर सनातनी लोगों का प्रवेश निषिद्ध है, और मंदिर के अंदर चप्पल, फोन, कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। 4 बड़े धामों में से एक है पुरी जगन्नाथ धाम, और इनमें से सबसे पहले आते हैं बद्रीनाथ, जहां भगवान को स्नान करवाया जाता है, और दूसरा धाम द्वारकाधीश, जहां भगवान कपड़ा पहनते हैं, और तीसरा धाम यानी कि पुरी जगन्नाथ धाम, जहां भगवान खुद आके खाना खाते हैं, और इसके बाद भगवान रामेश्वरम धाम जाके विश्राम करते हैं। ऐसे मान्यता है कि जो भी भक्त श्री जगन्नाथ पुरी धाम की पूरी परिक्रमा करते हैं, उन भक्तों को नारायण कृपा और उनकी आशीर्वाद की बारिश होने लगती है। साथ ही सारे मनोकामनाएं भी पूरी होती है। और जगन्नाथ देव के मंदिर के 4 द्वार है, और 4 द्वार का 4 अलग अलग नाम है। जैसे दक्षिण द्वार को बोला जाता है अश्व द्वार, फिर आते हैं पश्चिम द्वार, जिसका नाम है काम द्वार, तीसरा द्वार का नाम है हस्ती द्वार, जो कि उत्तर द्वार को बोला जाता है, और फिर आता है पूर्व द्वार, जिसको सिंहा द्वार बोला जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान जगन्नाथ देव के मंदिर के ऊपर जो ध्वज है, वो हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराते हैं। बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी नहीं बता पाए हैं कि आखिर ऐसे क्यों और कैसे हो पाते हैं।
हर दिन शाम को 5 बजे ध्वज को बदला जाता है और इसको बदलने के लिए मंदिर के पांडव बिना किसी सेफ्टी के मंदिर के ऊपर चढ़ के इसको बदलते हैं। और ठीक इसी ध्वज के नीचे एक 2200 किलो अजनी अस्त धातु के बने हुए भगवान श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र भी है, जिसको अगर आप दूर से किसी भी दिशाओं से देखेंगे तो आपको वो सीधा ही दिखेगा। सर को चक्कर देने वाली ऐसे चमत्कार अपने आंखों के सामने देखकर हर कोई भक्तिमय हो जाते हैं और जयकारा लगाते हैं श्री जगन्नाथ देव के। 4 लाख स्क्वायर फुट में फैला श्री जगन्नाथ जी के भव्य मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है। मुख्य मंदिर के शीर्ष पर गोलाकार गुंबद है। अब जानकर हैरान होंगे कि दिन में किसी भी समय मंदिर की छाया कभी भी आपको दिखाई नहीं देती। आज के आधुनिक साइंस भी हैरान है कि भला बिना परछाई के कोई चीज अस्तित्व में कैसे हो सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ मंदिर ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा किचन भी है और यहाँ पे एक बर्तन के ऊपर दूसरा बर्तन को रख के जगन्नाथ देव के महाप्रसाद पकाए जाते हैं। कहा जाता है कि जो सबसे ऊपर वाले बर्तन में रखे हुए महाप्रसाद है वो सबसे पहले पकते हैं और जो सबसे नीचे वाले बर्तन में रखे हुए प्रसाद है वो सबसे लास्ट में पकते हैं। इस किचन का सबसे बड़ी बात है कि चाहे 100 लोगों के लिए यहाँ पे खाना बने मगर 1 लाख लोग खाना खा लेते हैं। ना ही कभी भी आज तक खाना कम पड़े हैं और ना ही कभी भी खाना वेस्ट हुआ है। कहा जाता है कि महान सिख सम्राट रणवीर सिंह ने जगन्नाथ मंदिर को इतना सोना दान में दिया था कि उस सोने से एक नहीं बल्कि 2 गोल्डन टेम्पल बनाए जा सकते थे। और अपने अंतिम दिनों में उन्होंने दुनिया के सबसे मूल्यवान कोहिनूर हीरा भी जगन्नाथ देव को दान कर दिए थे, जो कि मंदिर पहुंचने से पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चोरी कर लिए थे। हाँ दोस्तों, एक चीज आपको बता देता हूँ कि जगन्नाथ देव के दर्शन के बाद आप जैसे ही मंदिर से बाहर निकलेंगे आपको राइट साइड में गवर्नमेंट के प्रसाद काउंटर मिल जाएंगे, जहां से आप प्रसाद खरीद सकते हो। दोस्तों, आज हम लोग काफी थके हुए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से डायरेक्ट होटल जाने वाले हैं और आज कहीं पे भी घूमने नहीं निकलेंगे। आज कवर करेंगे उड़ीसा की गोल्डन ट्रायंगल और उसके लिए आज हम लोग निकल पड़े हैं सुबह के 7 बजे के आसपास। ये टूर आप OTTC का AC बस से भी कर सकते हैं या फिर प्राइवेट बसेस से। OTTC में आपका टिकट पड़ेगा ₹535 पर हेड के हिसाब से और प्राइवेट बसेस में आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, मगर वो लोग आपको सारा जगह नहीं दिखाता है। और आप चाहे OTTC वाला बस से जाइए या फिर प्राइवेट बस से, वो लोग आपको एक टाइम लिमिट दे देगा हर एक स्पॉट के लिए। उस टाइम के अंदर आपको वो स्पॉट कवर करके वापस आना है बस में। और दोस्तों, अगर बात करें हमारे टूर की, तो हम लोगों ने एक आर्टिका बुक किए थे जो कि हम लोगों से 3500 रुपए लिए थे, जिसमें हम लोगों को पूरा टूर करवा दिया था। और हमारे कैब ओनर का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और स्क्रीन में भी मेंशन कर दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे चिल्का के लिए हो या फिर गोल्डन ट्रायंगल के लिए। तो दोस्तों, बात करें उड़ीसा के गोल्डन ट्रायंगल टूर की, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं 6 इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जैसे कि चंद्रभागा बीच, कोणार्क सन टेम्पल, धौली, उदयगिरी, खंडगिरी, लिंगराज टेम्पल और लास्ट में हम लोग जाएंगे नंदनकानन। तो दोस्तों, चलिए चालू करते हैं आज की सफर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन है चंद्रभागा बीच, जो कि हमारे होटल से 48 किलोमीटर का डिस्टेंस में है और हमें टाइम लगा था 1 घंटे के आसपास। इस जगह का नाम आया है चंद्रभागा नदी से, जिसके बारे में यहाँ का लोकल्स बताते हैं कि ये नदी सिर्फ साल में एक ही दिन देखा जा सकता है, वो है सरस्वती पूजा के दिन, और उस टाइम पे यहाँ पे मेला भी लगता है। यहाँ का लोकल्स ये भी मानते हैं कि सरस्वती पूजा के दिन जब ये नदी ऊपर आ जाते हैं और उस टाइम पे कोई इस नदी में नहाता है तो उसका अगर कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाते हैं। नॉर्मली पूरे ईयर टूरिस्ट भर भर के यहाँ पे आते हैं सनराइज देखने के लिए, क्योंकि माना जाता है कि उड़ीसा में सूर्य का पहला किरण चंद्रभागा बीच में ही देखा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे काफी वाटर स्पोर्ट्स करने का भी ऑप्शंस है, अगर आपके पास टाइम है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों, हम लोग चंद्रभागा बीच देखने के बाद निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क टेम्पल 13वीं शताब्दी के सूर्य मंदिर है, जो कि भारत के उड़ीसा राज्य का कोणार्क में सिचुएटेड है। ऐसे माना जाता है कि ये मंदिर पूर्वी गंगा साम्राज्य के महाराज नरसिंह देव ने बनवाए थे। ये मंदिर बहुत बड़ा रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें कीमती पत्थरों से पहिए,
पिलर और दीवार बनाए गए हैं। इस मंदिर का मुख्य भाग आज विनाश के कगार में है। कोणार्क टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है और उसके साथ ही साथ ये भारत के 7 वंडर्स में भी शामिल है। ये मंदिर अपने अद्भुत और अनोखी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भगवान सूर्य देव को समर्पित ये मंदिर भारत के मध्यकालीन वास्तुकला के बेजोड़ नमूना है। मंदिर के ये 12 चक्काओं में प्रत्येक में 8 डिविजन्स है, जो कि एक दिन का 8 प्रहर को दर्शाता है। कई कथाओं के अनुसार इस सूर्य मंदिर के शिखर के ऊपर चुंबक पत्थर लगा हुआ था, जिसके कारण समुद्र में अनेक सागरपोत इस ओर खींचे चले आते थे तथा उन्हें भारी चुनौती का सामना करना पड़ता था। लोकल्स बताते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जाते वक्त उस चुंबक पत्थर को निकाल के अपने साथ लेके गया। और दोस्तों, हम लोगों ने कोणार्क सन टेम्पल में लगभग 1 घंटे के आसपास बिताने के बाद निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। हमारा आज का अगला डेस्टिनेशन है धौलीगिरी, जो कि एक स्तूपा है। आप यहाँ पे आके बस भी बुक कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट का है और 40 रुपए के आसपास लेते हैं, जिसमें अप एंड डाउन दोनों कवर अप होते हैं। और हम लोग गाड़ी लेके आए थे, इसलिए यहाँ पे एंट्री फीस लगा था हमको 100 रुपए गाड़ी को लेके। आप यहाँ पे देख सकते हो राजा अशोका द्वारा बनाया गया एक बुद्धिस्ट स्तूपा है, जो कि शांति के प्रतीक है। इतिहास में कहा जाता है कि कलिंगा की युद्ध इतना भयंकर हुआ था कि वहाँ के एक नदी जिसका नाम दया नदी है, उसका पानी पूरा लाल हो गया था खून से और लाखों में लोगों का मृत्यु हुआ था, जिसको देखने के बाद राजा अशोका ने अपने आप को दोषी मानने लग गए थे। और उसके बाद अशोका ने बुद्धिस्ट धर्म का ग्रहण किया और बुद्धिज्म का प्रचार करने लगे थे और युद्ध का रास्ता छोड़ के उन्होंने शांति के रास्ता चुने थे। तभी उन्होंने ये स्तूपा बनाए थे ताकि लोगों को यहाँ पे आके शांति मिल सके। तो दोस्तों, धौलीगिरी में हम लोग थे लगभग 45 मिनट के आसपास और उसके बाद हम लोग निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है लिंगराज टेम्पल। लिंगराज मंदिर, जो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में सिचुएटेड है, ये हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख और प्राचीन स्थानों में से एक है। ये भारत का एक लौता मंदिर है जहां भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों को एक साथ पूजा किया जाता है। ये मंदिर उड़ीसा राज्य का प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस मंदिर में सिर्फ हिंदू धर्म का लोग ही जा सकते हैं, अन्य धर्म का लोगों को जाना इस मंदिर में अलाउड नहीं है। इस मंदिर के अंदर जूता, चप्पल, फोन, कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग इस मंदिर के अंदर का वीडियो नहीं बना पाए। इस मंदिर में काफी भीड़ रहते हैं, इसलिए हमेशा ट्राई कीजिए अर्ली मॉर्निंग आने का। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है उदयगिरी और खंडगिरी। उदयगिरी खंडगिरी केव्स यहाँ के लोकल रेलवे स्टेशन से सिर्फ 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और ये केव सिर्फ लोकल्स में ही नहीं पूरे भारत में काफी फेमस है। ये केव्स जिस पहाड़ी में बसे हुए हैं उनको ट्विन हिल्स बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, जिसका पहले नाम कुमार और कुमारी हुआ करते थे। खंडगिरी में तकरीबन 15 केव्स है, जिसमें केव नंबर 3 सबसे ज्यादा मशहूर है और उसी को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। और यहाँ का एंट्री फीस है 50 रुपए, जिसमें आपको उदयगिरी और खंडगिरी दोनों देखने को मिल जाएंगे। हालांकि आप केव्स के अंदर नहीं जा सकते, आपको बाहर से ही देखना पड़ेगा। बात करें उदयगिरी की, तो उसके अंदर तकरीबन 18 केव्स हैं। उदयगिरी की मतलब है केव ऑफ सनराइज, यानी कि सूर्योदय की केव, और यहाँ की रानी गुफा यानी कि क्वीन केव सबसे बड़ी गुफा माना जाता है। उदयगिरी और खंडगिरी घूमने के बाद हम लोग निकल चुके थे हमारे नेक्स्ट और लास्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि आज का सबसे सुंदर डेस्टिनेशन है, जिसका नाम है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। नंदनकानन, जिसका मीनिंग है गार्डन ऑफ हेवन, और ये फैला हुआ है 437 हेक्टर्स में और ये घर है लगभग 157 प्रजाति के एनिमल स्पीसीज के। नंदनकानन को एस्टैब्लिश किया गया था 1960 में, मगर पब्लिक के लिए ओपन किया गया था 1979 में। और ये इंडिया का पहला जू था जिसको वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम में 2009 में शामिल किया गया था। इस जू में हर साल 3 से 4 लाख लोग विजिट करते हैं। और अगर बात किया जाए इसका एंट्री फीस का, तो एडल्ट के लिए लगता है 50 रुपए और बच्चों के लिए लगता है 10 रुपए। नंदनकानन को बांटा गया है 2 हिस्सों में, पहला है जू वाला हिस्सा और सेकंड है सफारी। और ये जू काफी बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे घूमने के लिए आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक कार, जिसका टिकट है 80 रुपए, जो कि आपको अलग अलग स्पॉट से पिक एंड ड्रॉप करते रहेंगे जू के अंदर। एंड जो जंगल सफारी है उसको बांटा जाता है 4 हिस्सों में, पहला आता है टाइगर सफारी, फिर आता है लायन सफारी,
फिर आता है बियर सफारी एंड सबसे लास्ट में आता है डियर सफारी। ये जो सफारी होता है वो किया जाता है एसी बस में और उसका टिकट है 100 रुपए पर पर्सन। दोस्तों हम लोगों ने सफारी तो पूरा कर लिए थे मगर जू पूरा ठीक ठाक से घूम नहीं पाए क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था। दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप भी नंदनकानन घूमना चाहते हैं तो एटलीस्ट एक दिन पूरा रखिएगा इसको पूरा एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ये काफी बड़ा है और एटलीस्ट एक दिन का पूरा टाइम लग जाता है। और अगर बात करें जंगल सफारी का तो मैं एकदम रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये जंगल सफारी नहीं है। यहाँ पे एक बड़ा सा एरिया में कुछ एनिमल्स को छोड़ के रखा गया है और उसी में बस आपको घुमाते रहते हैं और बस वाला ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो जंगल में आपको घुमा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे गिने चुने एनिमल्स को रखा गया है और बस वाले को सब पता है कहाँ पे नहीं है। वो आपको ऐसे प्रिटेंड करके घुमाएगा जैसे कि वो बहुत बड़ा सा जंगल में आपको घुमा रहा है। इस सफारी में हम लोगों को 2 लायन दिखे, 2 बियर दिखे, कुछ पिकॉक्स दिखे और कुछ डियर, बस इतना ही। और 10 मिनट के अंदर हो गया था हमारा सफारी खत्म और हो गया था पैसा का पूरा बर्बादी। दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा कि ये सफारी करके पैसा वेस्ट ना करे क्योंकि यहाँ पे सफारी के नाम पे आपका पूरा पैसा लूटा जाता है क्योंकि ये कोई सफारी है ही नहीं। उसकी जगह पे आप अगर चाहे तो जू को अच्छे से एक्सप्लोर करें क्योंकि ये जू काफी अच्छा है, काफी बड़ा है और काफी ज्यादा एनिमल का स्पीसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और सही में जू देखने में आपका पैसा वसूल है। अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं या फिर फैमिली के साथ आ रहे हैं या फिर आपके साथ कोई बच्चे हैं तो आप लोग सही में एंजॉय करेंगे इस जू को, मगर सफारी एंजॉय नहीं करेंगे। और हाँ, और एक चीज बता दूं कि इस जू के अंदर कोई भी फूड पैकेट्स या फिर कोई भी पॉलिथीन अलाउड नहीं है। अगर आपके पास है तो बाहर फेंक के यहाँ पे एंट्री लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे फाइन लगता है। दोस्तों इस जू का जितना भी टाइगर्स और लेपर्ड्स है उसको देखना मत भूलिएगा क्योंकि उसके लिए ही लोग ज्यादा से ज्यादा नंदनकानन आते हैं, तो वो वाला हिस्सा देखना मस्ट है। आज हम आपको पुरी के लोकल साइटसीइंग के बारे में पूरा डिटेल्स देने वाले हैं। तो दोस्तों आज के हमारे पहले पॉइंट है बिपत्तारिणी टेम्पल जो कि एकदम लाइट हाउस के पास में है और मेरिन ड्राइव के जस्ट ऊपर ही सिचुएटेड है और ये मंदिर समर्पित है माँ बिपत्तारिणी को। और यहाँ पे आपको पूजा के लिए सारे सामग्री मिल जाते हैं जो कि अगर आप चाहते हो तो ये सब खरीद के आप पूजा भी दे सकते हो। आपको मैं बता दूं कि इस मंदिर में एक साथ माँ बिपत्तारिणी और जगन्नाथ देव को देखने को मिलते हैं और शाम के टाइम आप लोग आके यहाँ पे आरती भी देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्पॉट है गौड़ विहार आश्रम जिसको गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है और यहाँ का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, मगर मिडिल में 12:30 बजे से 3 बजे तक ये आश्रम बंद रहते हैं और एंट्री फीस है बस 10 रुपए पर पर्सन। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कृष्ण जी के अलग अलग अवतार और उनके लीला, इसलिए इसको कहा जाता है पुरी के गुप्त वृंदावन। बताया जाते हैं कि श्री चैतन्य देव जब पुरी में थे तब यहीं पे आके मेडिटेट करते थे और बाद में उनका शिष्य रोमादासी भी यहीं पे आके साधना लाभ किए थे। लोकल्स बताते हैं कि ये आश्रम इतना सुंदर नहीं था मगर रिसेंटली 4-5 साल पहले इनको सजाया गया है और इसीलिए आज ये बहुत बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट हो चुका है और ये आश्रम काफी बड़ा एरिया में फैला हुआ है, इसलिए इसको पूरा घूमने में आपको ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास लगने वाले हैं। यहाँ पे हर दिन भगवान श्री कृष्ण को 800 तरह के अलग अलग खाना चढ़ाए जाते हैं प्रसाद के रूप में। यहाँ पे आपको श्री कृष्ण और श्री चैतन्य देव की मूर्ति के साथ साथ बहुत सारे पेड़ और पौधे भी देखने को मिलेंगे जो कि आजकल की सिटीज में देखने को नहीं मिलते हैं और इसी वजह से आश्रम के अंदर का टेम्परेचर और आश्रम के बाहर के टेम्परेचर के बीच में बहुत ज्यादा फर्क महसूस होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वाला स्पॉट आपको अच्छे लगे हैं और इसके साथ साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट की ओर। दोस्तों ये है ओमकारेश्वर मंदिर जो कि है हमारा तीसरा स्पॉट और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 108 शिवलिंग जो कि आपको गलती से भी मिस नहीं करना चाहिए। हाँ दोस्तों ये मंदिर काफी सुंदर और शांत जगह है और यहाँ पे शिवरात्रि के दिन काफी भीड़ रहते हैं। यहाँ का लोकल्स बताते हैं कि शिवरात्रि के दिन कम से कम लोगों को 8 से 9 घंटा लाइन में रुकना पड़ता है यहाँ पे पूजा देने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे सिर्फ शिव जी ही नहीं, यहाँ पे आपको और भी अलग अलग भगवान भी देखने को मिलेंगे जिसमें से राधा कृष्ण
और माँ दुर्गा भी शामिल है। इस मंदिर में लगभग हम लोग 1 घंटे के आसपास बिताने के बाद निकल पड़े थे हमारे नेक्स्ट स्पॉट की ओर, जो कि था समाधि मंदिर और आश्रम। दोस्तों ये जो स्पॉट है इसमें आप लोग पहले देखेंगे कुलदानंदो ब्रह्मचारी आश्रम, जो कि रोड के लेफ्ट साइड में ही पड़ते हैं, और इसमें आपको देखने को मिलेंगे कुलदानंदो के समाधि आश्रम और मंदिर, जो कि काफी शांत जगह है मगर चारों तरफ से बहुत सुंदर से सजाए हुए हैं। और यहाँ पे जूता अलाउड नहीं है, इसीलिए आपको जूता को ऑटो में खोल के यहाँ तक आना पड़ेगा। और इसके ठीक ऑपोजिट में ही है जोटिया बाबा समाधि आश्रम, जो कि एक बहुत बड़ा सा लेक के बगल में सिचुएटेड है, और ये भी काफी शांत सा जगह है। मगर मैं रिकमेंड करूंगा कि ये दोनों स्पॉट आप लोग अवॉइड करके हो सके तो पुरी का मोहना घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ का लोकल्स बताते हैं कि जो मोहना है वो काफी सुंदर जगह है। बिकॉज मेरे को ये दोनों जगह उतना अच्छा कुछ खास लगा नहीं। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट स्पॉट है जगन्नाथ देव की बुआ की घर, जिसको कहा जाता है नरेंद्र पोखरी। ये मंदिर बसे हुए है एक बहुत बड़ा सा लेक के बीच में, और मंदिर तक जाने के लिए यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, मगर अभी रिपेयरिंग के चलते एंट्री बंद है। फिर भी ये जगह काफी सुंदर है और यहाँ पे आना हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप पुरी आओगे घूमने के लिए तो ये जगह जरूर आना, क्योंकि ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने 30 मिनट के आसपास बिताने के बाद चल पड़े थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला डेस्टिनेशन है गुंदीचा टेम्पल, जो कि नरेंद्र पोखरी से 10 मिनट के आसपास के डिस्टेंस में पड़ते हैं। यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि ये मंदिर जगन्नाथ देव के मौसी के घर है, और रथ यात्रा के टाइम जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी के रथ को यहीं पे लाए जाते हैं। पहले ये मंदिर सबके लिए खुला रहता था, मगर कोविड के बाद से ये मंदिर सिर्फ रथ यात्रा के टाइम पे नॉर्मल पब्लिक के लिए खुला जाता है। हाँ दोस्तों, ये था हमारा अगला डेस्टिनेशन, जो कि था एक क्राफ्ट म्यूजियम, जिसका नाम है सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम। और यहाँ पे अगर आप आओगे तो देखोगे कि कितना मेहनत से यहाँ पे लोग पत्थर से भगवान के मूर्ति बना रहे हैं। हाँ, अगर आप चाहते हो तो यहाँ से आपके मनपसंद मूर्ति खरीद भी सकते हो, या फिर ऑर्डर देके बनवा भी सकते हो, जो कि ये लोग आपके घर तक कोरियर के थ्रू डिलीवरी भी करवा देंगे। और हाँ, इस म्यूजियम के अंदर एक मंदिर भी है, जिसको यहाँ के लोकल स्वर्ण मंदिर के नाम से बुलाते हैं, और अगर आप चाहो तो वो भी आप विजिट कर सकते हो, जिसके लिए आपको बस 20 से 30 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। ये जो स्पॉट हम लोग अभी विजिट करने वाले हैं उसका नाम है सिद्ध बकुल मोड़, और यहाँ तक आपका ऑटो नहीं आने वाला है, इसीलिए आपको 5 मिनट पैदल चल के यहाँ तक पहुँचना है। और यहाँ तक आपको आके देखने को मिलेंगे 500 साल पुराना एक बकुल का पेड़। ये माना जाता है कि श्री चैतन्य देव ने जब जगन्नाथ देव के यूज किए हुए टूथ स्टिक को मिट्टी में गाड़ दिए थे, तो संग संग एक पौधा निकला और एक बड़ा सा पेड़ में बदल गया, और वही पेड़ आज सिद्ध बकुल के नाम से जाना जाता है। अगर आप पुरी के साइट सीइंग के लिए निकलने वाले हैं तो ये वाला स्पॉट मिस मत करना। आशा करता हूँ ये स्पॉट आपको निराश नहीं करेगा। तो दोस्तों ये था आज के हमारे लोकल साइट सीइंग, जो कि घूमने में हम लोगों को लग गया था ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे के आसपास। और जो ऑटो वाले ने हम लोगों को घुमाए हैं उनका नाम है शाहू जी, और उनका नंबर मैं स्क्रीन में भी दे दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ। अगर आप चाहो तो उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और इन्होंने हम लोगों को बस 1000 रुपए के बदले में ये पूरा साइट सीइंग करवा दिए थे। हम आपको आज पुरी का पूरा बीच दिखाएंगे कि बीच कितना सुंदर है, आपको लाइट हाउस घुमा के दिखाएंगे, और सबसे लास्ट आपको दिखाएंगे यहाँ का पुरी का बीच का नाइट वाला बीच मार्केट, जो कि पूरे इंडिया में फेमस है। और सबसे लास्ट आपको बताएंगे कि आप कितने कम खर्चे में ये टूर कर सकते हैं। हम लोगों को पुरी आए हुए ऑलरेडी 3 दिन हो चुके थे, मगर हम लोग इधर उधर घूमने में इतना ज्यादा बिजी थे कि समुद्र में आके समुद्र के मजा लेने के लिए टाइम नहीं मिला। आज हमारे पुरी में लास्ट डे है, इसलिए आज तो पुरी के बीच के मजा लेना बनता है, और इसीलिए मोबाइल और पर्स को दूर रख के कूद पड़े हम लोग पानी में। और यहाँ के समुद्र के बारे में क्या ही बोलूं, जब आप आओगे तभी आपको पता लगेगा कि यहाँ का मजा क्या है। किसी को पहाड़ अच्छे लगते हैं तो किसी को जंगल, मगर इस लहरों के साथ कूदने का मजा ही कुछ और है, और इसका मजा कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता।
अगर आप अपना रोज का घसी पिटी जिंदगी से बोर हो चुके हो तो अपना बैग उठाओ और 2 दिन के लिए पूरी आ जाओ। इस समुंदर की लहरों के साथ कूद के आपका दिल और दिमाग दोनों रिफ्रेश हो जाएंगे। समुंदर में नहाते नहाते कब 3 से 4 घंटे गुजर गए हमें पता भी नहीं चला। मगर जो भी बोलो यार, ये जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस की ये लाइफ टाइम मेमोरी होके रहने वाले हैं। हाँ, एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे बीच में आपको मिठाई बेचने वाले बहुत मिलेंगे और वो लोग यहाँ का जो उड़ीसा का लोकल मिठाई होता है वही बेचते हैं। अगर आप बीच आओगे ना तो वो जरूर एक बार ट्राई करके देखना। दोस्तों, अगर आप लाइट हाउस के आसपास रूम लिए हैं तो लाइट हाउस विजिट करना मत भूलिएगा। और ये लाइट हाउस खुला रहता है शाम को 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ 1 घंटे के लिए। और इसका टिकट है 10 रुपए पर पर्सन और कैमरा के लिए 25 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। हाँ दोस्तों, इस लाइट हाउस के ऊपर से आपको जो व्यू देखने को मिलते हैं वो आपको मैं बता के एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। सच बताऊँ तो मैंने काफी सी साइड वाला सनसेट देखे हैं, मगर ऐसा सनसेट मैंने अपने लाइफ में अभी तक नहीं देखे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको काफी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, मगर जब आप यहाँ पे पहुँच के ये सुंदर सा व्यू देखेंगे तो आपका दिल जरूर खुश हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। दोस्तों, हम लोगों ने आपको हमारे लास्ट वीडियोस में हमारा जो सेकंड होटल था वो दिखाना भूल गए थे, इसलिए इस वीडियो में हम लोग आपको हमारा होटल दिखा देते हैं। इस होटल का नाम है होटल दीपगंगा, जो कि बीच के एकदम पास में है और जो लाइट हाउस है उससे बस 2 मिनट का दूरी में है। और इस होटल का बैल्कनी में बैठ के आपको पूरा समुद्र का व्यू देखने को मिलते हैं और हर एक रूम के साथ एक पर्सनल बैल्कनी अटैच्ड है। अगर आप इस होटल के छत पे जाओगे तो सामने आपको समुद्र देखने को मिलेंगे और पीछे जगन्नाथ देव के मंदिर। और इस होटल में आपको लिफ्ट का सुविधा भी उपलब्ध है। और बात करें इसके किराए की तो हम लोगों ने सिर्फ ऐसे एसी रूम लिए थे जिसका किराया हम लोगों को पड़ा था 1000 रुपए पर डे के हिसाब से, जिसमें 3 लोग अलाउड थे एक रूम में। हाँ दोस्तों, अब बारी है आपको दिखाने के लिए इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बीच मार्केट जो कि है पुरी। और यहाँ पे आपको खाने से चालू करके कपड़ा तक सब कुछ मिल जाता है। हाँ, आपको बता दूं कि अगर आप हैंडलूम के बैग या फिर कपड़े के शौकीन हैं तो आप यहाँ का फेमस इक्कत का सामान खरीदना मत भूलिए। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, पूरे इंडिया में सबसे सस्ता सैंडलवुड यहीं पे मिलते हैं। और अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो ट्राई कर सकते हैं यहाँ की सी फूड, जो कि आपको अच्छे खासे क्वांटिटी में देखने को मिल जाते हैं। मगर सी फूड ट्राई करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो फ्रेश है या नहीं। ये मार्केट घूमने में आपको कम से कम 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि ये मार्केट काफी बड़ी है। दोस्तों, बीच मार्केट में आपको काफी सारे लोग मिलेंगे जो कि पर्ल और एडी यानी कि अमेरिकन डायमंड बेचते हुए दिख जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा वो लोग प्रेशराइज करेंगे कि ये सब असली है, ले लीजिए, बहुत सस्ते में मिल रहा है। मगर उसके चक्कर में मत फंसिएगा, क्योंकि वो सारा चीज नकली होते हैं। दोस्तों, अगर अभी बात करें बजट की तो सबसे पहले आते हैं ट्रेन का टिकट। तो जैसे कि हम लोग गए थे कलकत्ता से पुरी, और अगर आप लोग स्लीपर का टिकट लेते हैं तो पर हेड आप लोगों को पड़ जाएगा 295 रुपीज़, जो कि अप एंड डाउन मिला के आपको पड़ेगा 590 रुपीज़। और होटल का आपको पड़ जाएगा 1000 रुपये पर डे के हिसाब से 2 आदमी के लिए। तो एक आदमी का आपको पड़ेगा 500 रुपये 3 दिन के लिए, एक आदमी का पड़ जाएगा 1500 रुपये। और फूड कॉस्टिंग आपको पड़ जाएगा 500 रुपये पर हेड पर डे के हिसाब से। तो आप लोग 3 दिन का पकड़ सकते हैं 1500 रुपये पर हेड। और साइड सीन के लिए अगर आप शेयर ऑटो लेते हैं तो आपको पड़ेगा 100 रुपये पर हेड के हिसाब से, और अगर पूरा ऑटो बुक करेंगे तो 1000 रुपये पकड़ के चलना पड़ेगा। और अगर आप लोग गोल्डन ट्रायंगल का टूर करते हैं OTTC का बस में तो आपको पड़ेगा 535 रुपीज़ पर हेड। तो दोस्तों, एक आदमी का टोटल 3 दिन का खर्चा आएगा 4225, और अगर पर डे के हिसाब से हिसाब करेंगे तो पड़ेगा 1408 पर डे के हिसाब से। और अगर इसके साथ आप लोग चिल्का का टूर भी ऐड करेंगे तो OTTC का बस में टूर करने से आपको पड़ जाएगा 630 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से, जिसमें बोटिंग इंक्लूडेड रहेगा। हाँ, अगर आप लोग ग्रुप में आ रहे हैं और उसमें आप लोग 5-6 बंदे एक साथ में हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि OTTC के बस से अच्छा है कि आप प्राइवेट कार बुक कर लें, जो कि आपको सस्ता भी पड़ेगा और बहुत रेलिवेंट भी होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नया वीडियो में एक नया डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।